हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टेप अप जेई। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एटम्स का थर्ड लेक्चर। इस लेक्चर को देखने से पहले आप हमारा प्रीवियस लेक्चर जो कि एटम्स का सेकंड लेक्चर उसको जरूर देख लें। उसके अंदर हमने बोर्स मॉडल को पूरा अच्छे से डिस्कस किया है। उसके अंदर हमने उनके 6 पोस्टुलेट्स देखे हैं और हमने उसके अंदर वेलोसिटी का डेरिवेशन देखा है, हमने रेडियस का डेरिवेशन देखा है, हमने टोटल एनर्जी का डेरिवेशन देखा है, हमने काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन देखा है, और वो भी एक बहुत ही मज़ेदार, रिलेटेबल और ऐसे तरीके से जिससे आप भूलोगे ही नहीं। बहुत ही प्यारी डेरिवेशन है और बहुत ही प्यारा लेक्चर है, एक बार जरूर देखना। तो आज स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अब भाई एक ड्रॉबैक आपको याद होगा रदरफोर्ड के अंदर था कि वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम का जो डिस्क्रीट बन रहा था उसको नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था। लेकिन उससे पहले भाई हम स्पेक्ट्रम तो समझे, स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो अगर एक वाइट लाइट है, ठीक है जी, और वो प्रिज्म से जा रही है, तो प्रिज्म क्या करता है भाई, फैला देता है लाइन को, है ना, स्प्लिट कर देता है, डिस्पर्जन कर देता है। और यहाँ पे एक मेरे पास क्या है, स्क्रीन, और स्क्रीन के ऊपर ये किसके अंदर बट गई, विबग्योर के अंदर। तो ये जो कलरफुल लाइंस होती है, फिर आप रेनबो को भी समझ लो, दैट इज योर व्हाट, स्पेक्ट्रम। इट इज ऑल्सो योर स्पेक्ट्रम। कैसे होता है, यहाँ पे होता है आपका वी और यहाँ पे आता है आई, मतलब VIBGYOR, विबग्योर, ऐसे चलता है, ठीक है जी। तो ये तो आपको समझ में आ गया स्पेक्ट्रम क्या है। अब एक बार एटम्स के सब्जेक्ट में समझते हैं कि आखिर उसको बोर साहब ने कैसे रिजोल्व किया था रदरफोर्ड की प्रॉब्लम को। तो अभी हम पढ़ रहे हैं, पहला पढ़ रहे हैं, देखो 2 टाइप के स्पेक्ट्रम है, एक तो है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक आपका एमिशन स्पेक्ट्रम। तो अभी हम समझेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। आज पूरे लेक्चर के अंदर हम सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ेंगे, क्या, एमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो पहले एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में देखते हैं। तो आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है जी, उसके अंदर मैंने क्या भर रखी है, गैसेस 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 गैसेस, कोई भी एक गैस है। फॉर एग्जाम्पल मैं हाइड्रोजन गैस मान लेता हूँ, कोई भी हो सकती है ना, लेकिन हम स्टैंडर्ड बोर वाले के लिए क्या मानते हैं, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक। अब मैंने क्या करा, इसको हीट किया। अब भाई जब हीट करूँगा तो एक बार सिचुएशन देखते हैं कैसी सिचुएशन बन रही होगी। ये न्यूक्लियस, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज बोल रहा हूँ मैं, है ना, और कोई भी हो सकती है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। स्पेक्ट्रम और किसी गैस का भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हम अपने समझने के लिए। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगी आपकी KLM। जब आप इसको हीट करोगे, एनर्जी दे रहे हो, तो क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइट होगा भाई। बच्चे भी तो एक्साइट हो जाते हैं, उनको कोई गिफ्ट दे दे, पैसे दे दे, एक्साइट हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, दुकान पे जाते हैं। तो ये भी क्या जाएगा, दूसरी शेल में जाने की कोशिश करेगा। अगर एक, हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा है, अगर स्पेसिफिक एनर्जी दोगे, जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं एनर्जी ऑफ K शेल, तो बताया था -13.6 Z²/n² EV। तो EK कितनी आ जाएगी, Z हाइड्रोजन बोल रहा हूँ तो 1, N फर्स्ट ग्राउंड स्टेट है, कितना आ जाएगा, -13.6 EV। EL की एनर्जी कितनी होगी, Z की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, लेकिन N की वैल्यू हो जाएगी 2, तो -3.4 EV। EM इज योर व्हाट, -1.51 EV। ऐसे आप आगे भी कैलकुलेट कर सकते हो, N की वैल्यू चेंज करते जाना, Z आपका एटॉमिक नंबर एक बार फिक्स हो गया। तो भाई अगर मुझे इसको EK के अंदर पहुंचाना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, देखना, EL - EK, तो वो आपका आ जाएगा 10.2। आप कैलकुलेट करके देख लेना। तो अगर यहाँ से जब मैंने हीट करी है और अगर उसको 10.2 EV की एग्जैक्ट एनर्जी मिल गई, तो ये क्या, K से L के अंदर जंप कर जाएगा। और अगर मुझे इसको M के अंदर पहुँचाना है, इस इलेक्ट्रॉन को, तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो मैं करूँगा EM - EK, जो कि आपकी आएगी 12.09 या फिर क्लोजली 12.1। हम सिंगल डेसिमल में चल रहे हैं अभी, ठीक है, 12.1 EV। अगर इसको इतनी एनर्जी मिल गई इस इलेक्ट्रॉन को, तो ये M वाली शेल के अंदर भी कुछ जाएगा, मतलब कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर। तो भाई यहाँ पे जब आप इसको हीट कर रहे हो, तो यहाँ पे भी ये बहुत सारे एटम्स हैं, सबको डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज मिल रही होगी, मे बी से। तो एक इलेक्ट्रॉन है, मे बी एक की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँचा हो, मे बी एक की वजह से इलेक्ट्रॉन M के अंदर, मे बी एक की वजह से और आगे, समझ लो। तो वो कैसे भी आ सकता है। तो जब आपने इसको हीट कर दिया है, अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर गया, अनस्टेबल होगा, पता है, जितना न्यूक्लियस से दूर जाएगा इलेक्ट्रॉन उतना ही क्या होगा, अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होगा तो क्या होगा,
लौट के बुद्धू घर को आए, मतलब वापस अपनी जगह आने की कोशिश करेंगे। और जब ये वापस अपनी जगह पे आएंगे तो भाई आपको बता चुका हूँ मैं क्या होगा। अगर ये यहाँ पे पहुँच चुका है, यहाँ से अगर ये ऐसे जाएगा तो क्या निकलेगा, रेडिएशन। यहाँ से अगर ऐसे जाएगा तो भी क्या निकलेगा, रेडिएशन। और ये जो रेडिएशन होगा ये क्या है, आपका एमिशन स्पेक्ट्रम। तो इसको जब नोटिस किया गया एक प्रिज्म के द्वारा, और यहाँ पे एक स्क्रीन ले लेते हैं, रेडिएशन आए और ये इसने क्या करा, स्क्रीन पे फैला दिए ताकि मुझे अच्छे से दिखे। तो भाई एक बात बताओ, अब यहाँ पे क्या मुझे कुछ फिक्स्ड एनर्जीज मिलेंगी या फिर सारी कंटिन्यूस मिलेंगी? तो देखो जो फोटोन की एनर्जी होगी, वो फोटोन की एनर्जी कितनी होगी इन दो शेल्स के बाद, अभी आगे बताऊंगा आपको, है ना। अभी सिर्फ आप एक बार समझ लो, लिखवाऊंगा सब कुछ लिखवाऊंगा ना, अभी समझ लो। तो जब ये इधर से इधर जंप करेगा तो जो फोटोन की एनर्जी होगी वो कितनी होगी? तो भाई इसकी खुद की एनर्जी अभी कुछ है, तो इसको एनर्जी लूज करनी पड़ेगी तभी तो ये यहाँ पे पहुँच पाएगा। तो एनर्जी डिफरेंस के बराबर ही होगी ना। अगर EM से EK के अंदर जा रहा है तो 12.1 EV का एक फोटोन छोड़ेगा, और जो फोटोन मुझे स्क्रीन पे यहाँ पे दिखेगा, उसके बाद क्या मुझे 12.2 का या 12.0 का कोई फोटोन दिखेगा? नहीं दिखेगा भाई, क्योंकि ऐसा कोई एनर्जी का डिफरेंस है ही नहीं है ना। अगर मुझे पहला फोटोन दिखा है 10.2 EV वाली एनर्जी का, तो दूसरा मुझे 12.1 का। ऐसे करते करते एनर्जीज के डिफरेंस, मतलब मुझे कंटिन्यूस नहीं है, मुझे डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिलेगा। किसका? एमिशन स्पेक्ट्रम का। और अगर मैं इसको नोटिस करूंगा एक स्क्रीन के ऊपर से देख रहा हूँ मैं, है ना। अभी तो मैंने साइड व्यू लिया, फ्रंट व्यू देखने की कोशिश कर रहे हैं। एक स्ट्रिप के ऊपर अगर मैं पैटर्न एब्जॉर्व करूँगा तो भाई मुझे कुछ ऐसे दिखेगा, एक कलर, देन यार आपका दूसरा, फिर तीसरा। मतलब एनर्जी का गैप कितना हो सकता है, मतलब मुझे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं दिख रहा। सोच तो ये थी भाई, जो रदरफोर्ड साहब थे उन्होंने क्या बोला था, देखो रदरफोर्ड जो सबसे पहले लेक्चर में पढ़ाया था, है ना। अभी ये कौन सा चल रहा है, बोर वाला। तो रदरफोर्ड जी ने ये बोला था कि भाई न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम रहा है, आपका एटम की पेरिफेरी है, और इलेक्ट्रॉन आपका कहीं भी घूम रहा है, समझो। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम रहा होता तो भाई कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आना चाहिए था, क्योंकि वो एनर्जी एब्जॉर्व करेगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से दूर जाना चाहेगा नहीं। तो भाई एक बात बताओ, फिर तो मुझे कंटिन्यूस मिलना चाहिए था, मतलब हर एनर्जी मुझे मिलनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे क्या सारी की सारी एनर्जी मिल रही है क्या? मुझे नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिट्स होती है, इलेक्ट्रॉन वहीं पे ही स्टेबल होता है, पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा भाई जी, मुझे क्या मिलेगा, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो समझ में आ गया होगा डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम क्यों मिल रहा है। और एक बात बताओ, ये तो हो गया आपके हाइड्रोजन के लिए। अगर मैं बात करूँ, एक मेरे पास हीलियम एटम है, तो क्या उसकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी या फिर उसके लिए क्या मुझे ये सेम ही डिस्क्रीट लाइन से मिलेंगी क्या? नहीं, उसके लिए डिफरेंट मिलेगी। क्यों मिलेगी भाई? क्योंकि देखो फॉर्मूला देखो, एनर्जी ऑफ शेल, ये तो EK लिख रखा है मैंने। हर शेल की एनर्जी क्या होती है, -13.6 Z²/n²। तो देख रहे हो आप, Z पे भी डिपेंड कर रहा है, एटॉमिक नंबर पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रहा है तो भाई उसकी क्या ग्राउंड स्टेट की एनर्जी डिफरेंट होगी? क्या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, क्या सारी स्टेट्स की एनर्जी डिफरेंट होगी? क्या उनका डिफरेंस वो भी डिफरेंट होगा? तो यहाँ पे मुझे फिर हीलियम के लिए डिफरेंट होगा, समझ रहे हो ना। ये जो होगा, सपोज करो उसमें 4 लाइन दिखे, उसके अंदर मुझे 2 ही दिखे, या हो सकता है 6 दिख जाए, हो सकता है एंड में ही 2 दिखे, हो सकता है स्टार्टिंग में ही 2 दिखे, समझ रहे हो ना। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि भाई दिस इज गिवन फॉर हाइड्रोजन एटम, तो क्या हीलियम के लिए भी क्या सेम रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि एनर्जीज डिफरेंट है, सारी चीज़ें रिलेटेबल है, रटना कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। और अब एक बार सिस्टमेटिक ढंग से देखते हैं ना, आपको एक बार ओवरऑल आइडिया तो मिल ही गया है ना कि क्या हो रहा है ना। एक बार इसको सही से और देखते हैं लिखने के लिए, है ना, क्योंकि चीज़ें हमें लिखनी भी है, याद भी करनी है, समझ में तो आ गया है। 4-5 दिन बाद क्या करेंगे, भूल जाएंगे, है ना, अगर हमारे पास कहीं पे लिखा नहीं होगा। तो ये आपका KLM। तो पहला, ऑन हीटिंग इलेक्ट्रॉन विल जंप टू हायर एक्साइटेड स्टेट्स। कि जैसे हीट करूँगा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करेगा हायर एक्साइटेड स्टेट्स के अंदर। ये आपको पता है बहुत अच्छे से, है ना, क्यों करेगा, है ना। दूसरा, इलेक्ट्रॉन्स आर अनस्टेबल इन हायर एक्साइटेड स्टेट्स। हायर एक्साइटेड स्टेट्स के अंदर क्यों स्टेबल होता है? क्योंकि एनर्जी कम हो जाती है, मतलब पॉजिटिव हो जाती है, एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, समझ रहे हो ना। -13.6 -3.14, है ना। एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं। अगर मैं बात करूँ E1, तो वो हो गया आपके -13.6 EV,
है ना। E2 क्या होगी आपकी माइनस का 3.4 EV, E2 कितनी होगी आपकी माइनस का 1.51 EV, E4 क्या होगी माइनस का 0.85 EV, अगर बात करूँ E5 तो होगी आपकी माइनस का 0.54 EV। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे आप बाहर की तरफ जा रहे हो तो आपकी एनर्जी पॉजिटिव होती जा रही है, तो जैसे ये बाहर की तरफ जाएगा तो इसकी एनर्जी बढ़ रही है, तो एनर्जी बढ़ना इलेक्ट्रॉन नहीं चाहेगा, वो चाहता है कि मैं स्टेबल रहूँ, क्योंकि बाहर जाएगा एनर्जी आएगी तो भाई अनस्टेबिलिटी आएगी, क्या कोई अनस्टेबिलिटी चाहेगा, नहीं चाहते। हम भी यार मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी पढ़ रहे हो ताकि आप अच्छी जॉब्स पा सको, अच्छे आपको अर्निंग्स हो, है ना, ताकि आपकी लाइफ स्टेबल हो सके, है ना, इसीलिए। तो इलेक्ट्रॉन्स आर अनस्टेबल इन हायर एक्साइटेड स्टेट, जब एनर्जी लेके ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे अनस्टेबल, जब भी ऊपर जाएगा तो ये क्या कोशिश करेगा कि भाई अपनी गलती सुधार ले, तो ये क्या करेगा एनर्जी रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन विल डी एक्साइट टू लोअर एनर्जी स्टेट। लोअर एनर्जी स्टेट समझ गए ना, ग्राउंड स्टेट, या फिर अगर इधर पे आया तो मे बी इधर पे आ जाए, या मे बी सबसे नीचे आ जाए, है ना। इलेक्ट्रॉन विल डी एक्साइट टू लोअर एनर्जी स्टेट एंड रिलीज, या फिर बाय रिलीजिंग अ फोटोन, क्योंकि भाई एनर्जी तो रिलीज करनी पड़ेगी, अगर आपकी एनर्जी अभी ज़्यादा है, कम करनी है तो एनर्जी तो रिलीज करनी पड़ेगी, तो वो कैसे रिलीज करता है फोटोन के तौर पे। फोर्थ पॉइंट क्या है, द एनर्जी ऑफ द फोटोन will be equal to the difference of the corresponding orbits, मतलब कि जिन ऑर्बिट्स के बीच में ट्रांजिशन हुई है उन्हीं बीच का क्या होगा एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, फोटोन की एनर्जी का देगा। अगर मैं सपोज करूं जैसे आपका इसी को ले लेते हैं मैं कि भाई ये ई से कहाँ गया, एम की तरफ गया, और फिर इसको पता लगा भाई इसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा हो गई है, तो ये अनस्टेबल हो गया है। अगर ये अनस्टेबल हो गया तो वापस डी एक्साइट होने की कोशिश करेगा, कहाँ पे, ठीक है। तो जब ये डी एक्साइट होगा तो जो इसके यहाँ से एक फोटोन निकलेगा, फोटोन, तो उस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, तो उस फोटोन को मैं लिख सकता हूँ, मैं फोटोन की एनर्जी डेल्टा ई पी लिख रहा हूँ, ठीक है। डेल्टा इसलिए क्योंकि हमें डिफरेंस लेना है ना, आप चाहो तो वैसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, वो तो नोटेशन जनरल नोटेशंस की आदत है ना। ई पी इक्वल्स टू व्हाट इज योर ई एम माइनस ई के, सिंपल फंडा है ना, बहुत सिंपल है। चलिए अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ गया होगा फंडा तो, है ना। क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ए हाइड्रोजन atom is heated and electron is excited to state n equals to 2, मतलब कि उसको हीट किया और वो n equals to 2 में पहुंचा दिया। now find the energy of the photon which will be released when electron de-excite। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं। तो हाइड्रोजन एटम उठाया है, तो हाइड्रोजन एटम बना लिया हमने, आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ कूदा है, अब यहाँ से यहाँ कूदेगा, तो आपको इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे N1 डाल दूँ, यहाँ पे E1 डाल दूँ, एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट E1 डाल रहा हूँ, ठीक है, वो कितनी आएगी माइनस का 13.6 Z²/n², आपकी वैल्यू 1 तो माइनस का 13.6 EV। आपका E2 कितना है, माइनस का 13.6 इंटू Z²/n², Z की वैल्यू 1 क्योंकि हाइड्रोजन आइटम है, और 1/4 कितना आ जाएगा, माइनस का 3.4 EV।
तो जो फोटोन की एनर्जी होगी वो कितनी होगी, इस दोनों के डिफरेंस के बराबर, है ना, जहाँ से इलेक्ट्रॉन गिरा है। तो निकाल लो भाई डेल्टा ई कितनी आएगी आपकी, आ जाएगी माइनस का 13.4 माइनस ऑफ 13.6, तो कितना आ जाएगा 10.2 EV। और लैम्डा के लिए बोले तो लैम्डा कैसे निकाल सकते हैं, एनर्जी क्या होती है hc/λ, है ना। अच्छा ऊपर से रब करता हूँ इसको, देखो और अच्छे ढंग से समझाता हूँ, आपका पुराना भी अभी रिवाइज होगा, है ना। चलो ऊपर से आपने लिख लिया होगा और रब करते हैं। देखो लैम्डा पूछा नहीं है लेकिन एक बार हम फिर भी करने की कोशिश करते हैं। hc/λ इक्वल्स टू 10.2 EV। अगर आपको यहाँ से लैम्डा बोले तो भाई आप h की वैल्यू क्या रखोगे, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। आप c की वैल्यू रखोगे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देख रहे हो आप मल्टीप्लाई करोगे यार, कॉम्प्लिकेटेड होगा थोड़ा सा, फिर उसको आपको डिवाइड भी करना है 10.2 से। तो इसके लिए आपको याद है मैंने एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था 12400 अपॉन लैम्डा, और लैम्डा किसके अंदर आएगा आपका एंगस्ट्रम के अंदर, याद है। और एनर्जी, हाँ एनर्जी आपको किस में रखनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, जो कि आपकी है ऑलरेडी, है ना। अगर आपको यहाँ पे निकालना था तो यहाँ पे आपको ई की वैल्यू रखनी पड़ती, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको जूल में कन्वर्ट करना पड़ता, तब जाके आपको क्या कर पाते इसको सॉल्व। लेकिन आप अब आपको यहाँ से क्या निकाल सकते हो, इसको डायरेक्टली निकाल सकते हो, क्या था 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रम 10.2 EV। तो ये फॉर्मूला आपको अगर याद होगा तो सारे चैप्टर्स क्या इंटरलिंक्ड है, तो आप इधर से भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब एक जनरल फॉर्मूला बनाते हैं कि जब भी कभी भी ऐसे डीएक्साइट होगा इलेक्ट्रॉन, है ना, किसी भी स्टेट से, तो उस टाइम पे कैसे निकालना है। तो एक बार इसको रब कर देता हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ कि भाई हाइड्रोजन एटम के अंदर क्या सिर्फ 2 ही ऑर्बिट्स होती है, नहीं भाई इन्फिनाइट होती है, बहुत सारी होती है। तो इलेक्ट्रॉन को भाई जितनी एनर्जी दूंगा मैं उसके हिसाब से किसी के अंदर भी जंप कर सकता है ना, अगर उसको उस लेवल की एनर्जी का डिफरेंस की एनर्जी मैंने अगर प्रोवाइड करा दी तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन है तो किसी भी ऑर्बिट के अंदर जा सकता है ना, 4th 5th 6th 7th 8th कोई भी। तो मैं मान लेता हूँ कि इलेक्ट्रॉन वहाँ से गया और यहाँ से फिर वापस आ रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे मुझे निकालनी है, तो मैं मान लेता हूँ कि जो डेल्टा ई होगी वो मेरी कितनी होगी, इस शेल की एनर्जी मैं मान लेता हूँ ये N2 है, ये आपका N1 है, ठीक है जी। तो एनर्जी जिसके अंदर वो है अभी, तो E ऑफ N2 कितना हो जाएगा माइनस का 13.6 Z²/N2²। जिसके अंदर अभी वो पहुँचने वाला है वो कितनी हो जाएगी आपकी माइनस का 13.6 Z²/N1², है ना। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है आपका वो डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट के अंदर गिरे, वो हो सकता है ऐसे आए फिर ऐसे आए फिर ऐसे आए। और मैं पूछने लगूँ भाई ये वाली वेवलेंथ, समझ रहे हो ना आप, मैं पूछने लगूँ भाई ये वाली वेवलेंथ, तो ज़रूरी नहीं है ग्राउंड स्टेट, तो N1 ज़रूरी नहीं है आपका 1 हो। तो जो आपका डेल्टा ई आएगा वो कितना आ जाएगा, ये आपका निकालो। वैसे आपकी बाहर वाली एनर्जी ज़्यादा होगी, है ना, तो माइनस का 13.6 Z²/N2² प्लस 13.6 Z²/N1²। तो कितना आ जाएगा आपका डेल्टा ई माइनस का 13.6 रख लेते थे, है ना, 13.6 EV इंटू 1/N1² माइनस N2²। ये आपका क्या आएगा फॉर्मूला। अब इसको और थोड़ा अच्छे से कैलकुलेट करते हैं। ई को क्या लिख सकता हूँ मैं, hc/λ, तो कितना आता है 13.6 E 1/N1² माइनस 1/N2²। तो आपका जो 1/λ कितना होगा 13.6 E अपॉन hc। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 1/N1² माइनस 1/N2²। अब यहाँ पे देखो h की वैल्यू आपको पता है, c की वैल्यू भी आपको पता है, इवन आपको e की वैल्यू भी पता है, सबकी वैल्यू पता है। तो यार बार बार आप मल्टीप्लाई करके थोड़ी ना निकालोगे, क्यों ना एक कांस्टेंट बना लिया जाए। तो यहाँ पे उस कांस्टेंट का नाम रखा गया उन्होंने r कितना होता है 13.6 E अपॉन hc। तो क्या फॉर्मूला निकला 1/λ इंटू r 1/N1² माइनस 1/N2², ठीक है। और यहाँ पे जो r की वैल्यू थी वो थी आपकी 1.1 इंटू 10⁹ मीटर इनवर्स। इसको बोलते हैं रेडबर्ग्स कांस्टेंट,
है ना, रिडबर्ग्स कांस्टेंट। लेकिन आपको इसकी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, आपको 1/r की वैल्यू याद करनी है। वो बताऊंगा क्यों, क्योंकि आपको यार 1/λ नहीं निकालना, आपको निकालना क्या है, लैम्डा। तो जब आप इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाओगे तो आप देखना आपको हर बार 1/r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 1/r। तो एक बार में हम 1/r की वैल्यू याद कर लेंगे, ठीक है। उसके लिए हमें एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन के अंदर समझेंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइंस, तो जी ये आपकी क्या है, ऑर्बिट्स, है ना। तो ये आपकी ग्राउंड स्टेट। अच्छा, इसको थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं। कितना, माइनस का 13.6 EV, याद है ये कितना है, माइनस का 3.4 EV, है ना। अगर भूल भी जाओगे तो निकालना आता है ना यार, माइनस 13.6 Z²/n² निकाल सकते हो। कितना, माइनस का 1.51 EV। हाँ जी, ये थोड़ा और क्लोज आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 0.85 EV। कितना आ जाएगा, माइनस का 0.54 EV। ऐसे सो ऑन करते 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 आपके क्या होगा, एक टाइम के बाद ओवरलैप होने लगेंगे और इन्फिनिटी पे आके क्या हो जाएंगे, एकदम ओवरलैप हो जाएंगे ये इन्फिनिटी तक। तो स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन है वो यार कहीं से भी गिर सकता है, समझ रहे हो, आपका इन्फिनिटी से भी ग्राउंड में गिर सकता है ना। आपका n=1 से भी गिर सकता है, n=2 से, सॉरी, n=1 में ही तो गिरेगा, उससे तो कहीं गिरेगा नहीं। आपका n=3 से भी गिर सकता है, आपका यहाँ से भी गिर सकता है, यहाँ से भी, मतलब किसी भी स्टेट से गिर सकता है। तो एनर्जी उस टाइम पे क्या आएगी, डिफरेंस आएगी। तो यहाँ पे अगर मैं n1 को फिक्स कर लूँ, मतलब हर बार किस पे गिर रहा है, ग्राउंड स्टेट पे गिर रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ n1 1 है। तो अगर n1 को 1 ले रहा हूँ मैं, फॉर्मूला क्या निकाला था हमने, 1/λ = r 1/n1² - 1/n2²। ठीक है, n1 n2 की हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी है, कोशिश ये करनी है कि ये पॉजिटिव आए, समझ रहे हो, क्योंकि नेगेटिव तो ये होगा नहीं, लैम्डा नेगेटिव नहीं होगा, आर की वैल्यू भी क्या कांस्टेंट हमने देखा पॉजिटिव है वो, है ना। तो n1 n2 से कंफ्यूज मत होना, आप समझ जाओगे ना कि ये कौन सी वैल्यू में रखूँ। वैसे तो ये आपका हायर स्टेट ही होती है, समझ रहे हो, हायर एनर्जी स्टेट n2 होती है, n1 क्या होती है, लोअर एनर्जी स्टेट। तो n2 मतलब इनमें से कोई सी एक जहाँ से गिरेगा। तो अगर मैंने n1 को फिक्स कर लिया तो ये होगा आपका लाइमन सीरीज। कौन सी भाई जी, लाइमन सीरीज। तो अगर मैं उसके लिए लैम्डा निकालने की कोशिश करूं तो वो कितना होगा, 1/λr, ये तो फिक्स हो गया, -1/n2²। ये किसके लिए हो गया, लाइमन फार्मूला के लिए फार्मूला होगा, किसके लिए, लाइमन फार्मूला के लिए। अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि भाई लाइमन उसकी हाईएस्ट एनर्जी, नहीं, मैं बोलता हूँ हाईएस्ट या लार्जेस्ट वेवलेंथ निकालो लाइमन सीरीज में, लार्जेस्ट वेवलेंथ। क्वेश्चन आ गया, फाइंड लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। तो आपको तो एक चीज तो पता ही है भाई कि लाइमन सीरीज मतलब कहीं से भी इलेक्ट्रॉन कहीं से भी कहाँ पे गिरेगा, ग्राउंड स्टेट के अंदर। तो मेरे पास इन्फिनाइट ऑप्शंस है, इन्फिनाइट -1 इज योर इन्फिनाइट ही होता है ना। तो आपको क्या निकालना है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब बताओ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब आएगी, कि जब इन्फिनिटी से कूदेगा या फिर जब n2 से कूदेगा, इनमें से कोई आएगा, बीच वाली तो हो नहीं सकती। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको लिख देते हैं कि भाई ये तो लंबी वाली है। लेकिन यार आप एक बात बताओ, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है E=hc/λ, पढ़ा हुआ है जी, हमने तो पढ़ा हुआ है। ये किसका डायग्राम है भाई, ऐसे क्या दिखा रहा है, एनर्जी को बढ़ते हुए दिखा रहा है ना भाई। एक चीज पे क्या है, आपकी एनर्जी है ना, एनर्जी को दिखा रहा है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, एनर्जी किसकी ज़्यादा है, तो भाई इसकी सबसे कम है, इसकी सबसे ज़्यादा है, देख रहे हो। तो अगर इसकी सबसे कम एनर्जी है तो इसका लैम्डा सबसे ज़्यादा होगा, क्यों, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज निकालनी है तो n2 क्या होगा, इन्फिनिटी या n2 मतलब 2, n2 की वैल्यू 2। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1/λ = r 1 - 1/2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4। कितना आ जाएगा आपका, 1/λ r 3/4। तो आपके लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
4/3r, ये आएगा। अब आपको r की वैल्यू मैंने बताई थी, लेकिन आपको क्या बोला था, r की वैल्यू याद नहीं करनी है। आपको याद क्या करना है कि भाई 1/r की वैल्यू 911 एंगस्ट्रम, ये इतना ध्यान रखना है। तो इसका मतलब आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हो, लैम्डा कितना आ जाएगा 4/3 911 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। आप इधर से अब इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो किसके लिए निकाला आपने, लाइमन की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए। और बोलो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब आएगी जी, जब हाईएस्ट एनर्जी होगी। हाईएस्ट एनर्जी का डिफरेंस यहीं पे है ना, यहाँ पे एनर्जी 0 होगी, तो डिफरेंस देख लो हाईएस्ट होगा, यहाँ पे 10.2, यहाँ पे 12.1, ऐसे डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। तो एनर्जी ज़्यादा तो लैम्डा कम, लैम्डा कम तो एनर्जी ज़्यादा, समझ रहे हो। तो मुझे निकालनी है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैसे कब निकलेगी, सॉरी लॉन्गेस्ट तो निकालनी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कौन सी निकालनी है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब आएगी, जब आपकी सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, है ना। तो आप निकाल सकते हो। तो लाइमन के बाद आई मेरी फिर बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट्स, है ना। इतनी सारी सीरीज है, लेकिन आपको एक ही के बेस से सारी समझ में आ जाएंगी। अब एक ही डायग्राम की मदद से सारी सीरीज को समझते हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के अंदर, तो आप एक बार देखना भरे हुए क्वेश्चंस, और बहुत सिंपल सीधा फॉर्मूला पुटिंग, एक बार बस आप समझ लो, है ना। एक बार ये एटॉमिक वाला डायग्राम फिर से बनाता हूँ बड़ा सा। ये आपकी ग्राउंड स्टेट है ना, स्केल नहीं है मेरे पास, है ना, थोड़ी टेढ़ी बन जाए तो समझ लेना। देखना कम होती जा रही है ना एनर्जी का डिफरेंस। और ये फिर बाद में जाके क्या होने लगेगी कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे बढ़ती बढ़ती है, कहाँ पे जाकर लगेंगी इन्फिनिटी पे, टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो अभी मैंने बोला कि भाई ये आपका है n2, सॉरी n = 2, यह आपका n = 1, n = 3, n = 4, n = 5 एंड सो ऑन, एंड n टेंडिंग टू इक्वल टू नहीं होता, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, है ना, ऐसे वाले केसेस में। तो जी अभी हमने पढ़ा लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज का मतलब कहीं से भी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गिरेगा, ग्राउंड स्टेट के अंदर। और ऐसे करते करते ऊपर से, तो आपकी कौन सी है, लाइमन सीरीज। और इसके अंदर n1 क्या है, फिक्स कर लीजिए 1। और इसके अंदर जो भी रेडिएशंस निकलेंगी, समझ रहे हो, जो भी रेडिएशन निकलेंगी वो क्या होंगे, विजिबल। जो भी एब्जॉर्ब होंगे, जो भी मतलब यहाँ से जब ऊपर से नीचे आएगा एनर्जी रिलीज होगी, तो एनर्जी रिलीज होगी निकलेगी, तो यहाँ से जो भी रेडिएशन निकलेगा वो क्या होगा, विजिबल। समझ रहे हो, बहुत इजीली इसको हम गैस कर सकते हैं कि एटम रखा वाइट, मतलब उसको हीट किया, हीट करने के बाद वहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर क्या आएगा, वापस नीचे। इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुँचा दिया, कोई सी भी स्टेट में पहुँच सकता है, डिपेंड करता है उसने कौन सी वाली एनर्जी एब्जॉर्ब करी है। तो जैसे ऊपर से नीचे जब कूदेगा, अगर वहाँ से विजिबल लाइट मुझे दिखी, तो कौन से उसका होगा, लाइमन सीरीज का। और अगर कहीं से भी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब n = 2, कहीं से भी अगर यहाँ पे गिरता है, तो ये होगी आपकी बाल्मर सीरीज। n1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2। अगर इसका मैं रैंडम फॉर्मूला लिखूँ बाल्मर सीरीज के लिए, क्या होगा, 1/λ का फॉर्मूला r, क्या r याद करना है, नहीं, क्या याद करना है, 1/r, 1/, यहाँ पे n1 तो फिक्स कर दिया ना मैंने 2, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 - 1/n²। कहीं से भी कहाँ पे गिरेगा, n = 2 में, यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर, तो होगा बाल्मर सीरीज। अच्छा ये तो विजिबल होगी, ये क्या होंगी, लो इंफ्रारेड रीजन के अंदर आएंगे, ठीक है। और अगर कहीं से भी n = 3 के अंदर गिरे, क्या है ये, हाँ अब ठीक है। तो ये क्या होगी आपकी ब्रैकेट सीरीज, नहीं लाइमन बाल्मर पास्चन, आपकी कौन सी होगी, पास्चन सीरीज।
पास्ट चेन सीरीज, यहाँ पे आपका N1 क्या हो जाएगा 3, और ये भी क्या होती है आपकी लो IR, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ फॉर पास्ट चेन सीरीज, फॉर पास्ट चेन सीरीज 1/λ इक्वल्स टू R 1/9 3 का स्क्वायर इंटू 1/n2 स्क्वायर, मतलब कहीं से भी कहाँ पे गिरेगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर, तो क्या होगा आपका पास्ट चेन सीरीज। तो अभी हमने कौन सी कितनी सीरीज बन ली 1 2 3, और अगर लाइमन बाल्मर पास्ट चेन ब्रैकेट, और अगर कहीं से भी आपका इलेक्ट्रॉन थर्ड एक्साइटेड स्टेट यानी कि n इक्वल्स टू 4 के अंदर अगर गिरेगा, अरे नहीं यार सबसे क्लोजेस्ट ये वाला, देन फिर यहाँ से यहाँ गिरेगा, देन फिर यहाँ से यहाँ, देन यहाँ से यहाँ, और फिर इन्फिनिटी से कूद जाएगा, है ना, यहाँ से भी कूद रहे होंगे। तो ये कौन सी होगी आपकी, कौन सी स्टेट, लाइमन बाल्मर पास्ट चेन ब्रैकेट सीरीज। तो अगर मैं ब्रैकेट सीरीज के लिए फॉर्मूला बताऊं तो आपका 1/λ कितना हो जाएगा R 4 का स्क्वायर, 4 पे गिर रहा है ना, कितना 16 - 1/n2 स्क्वायर। लाइमन बाल्मर पास्ट चेन ब्रैकेट, इसके बाद आता है पी फंड, या फंड भी बोलते हैं, तो पी साइलेंट होता है, लेकिन याद करने के लिए मैं उस टाइम पे क्या करता था, पी से याद कर लेता है ना, नहीं तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती, लेकिन इसको बोलते हैं फंड सीरीज। साइलेंट होता है क्या, पी होता है आपका साइलेंट। तो यहाँ पे आपका जो 1/λ आएगा, अब तो आप बना सकते हो, अब तो ईजी है, वहाँ पे 4 तो यहाँ पे 5, तो वही कहीं से भी कहाँ पे गिरेगा फोर्थ एक्साइटेड स्टेट यानी n इक्वल्स टू 5, तो 1/λ इक्वल्स टू R 1/25 - 1/n2 स्क्वायर। निकाल सकते हो क्या इजीली। इसके बाद एक और आया फॉर हम्फ्री सीरीज, स्पेलिंग देख लेना आप एक बार हम्फ्री की, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। सो 1/λ इक्वल्स टू R 1/36 - 1/, और भी सीरीज होती है, लेकिन आप इतना याद करो क्या, लाइमन बाल्मर पास्ट चेन ब्रैकेट्स पी फंड हम्फ्री, याद कर लेना, है ना। कहीं से भी अगर n इक्वल्स टू 1 यानी कि ग्राउंड स्टेट के अंदर गिरेगा तो लाइमन सीरीज, कहीं से भी अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर गिरेगा तो आपका बाल्मर, देन आप रिलेट कर सकते हो, समझ रहे हो। और यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, फाइंड द लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ पी फंड सीरीज या फंड सीरीज। तो फंड सीरीज आपको याद होना चाहिए भाई, कहीं से भी कहाँ पे गिरेगा फोर्थ एक्साइटेड स्टेट यानी कि n इक्वल्स टू 5 के अंदर गिरेगा, तो उसकी लार्जेस्ट वेवलेंथ पूछ रहा है, तो शॉर्टेस्ट एनर्जी कहाँ से मिलेगी, कहाँ पे गिर रहा है आपका 5 के अंदर, तो 6 और 5 के अंदर मिलेगी। अगर n इक्वल्स टू 6 से 5 के अंदर कूदेगा तो वो डिफरेंस सबसे छोटा है, देखना 6 और 5 के बीच बहुत छोटा डिफरेंस है, और यहाँ से कूदेगा तो डिफरेंस ज़्यादा है। तो अगर मुझे लैम्डा ज़्यादा चाहिए तो मुझे एनर्जी कम चाहिएगी, तो आप निकाल सकते हो। ऐसी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछेगा तो भी आप निकाल सकते हो। बहुत सारे कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस के अंदर, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आ चुके हैं यहाँ से। अब स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ यूनिक स्पेक्ट्रल लाइन्स, है ना, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ चुके हैं ना, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, एक बार में आप समझ जाओगे ना। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, यूनिक लिख लीजिए ना, स्पेक्ट्रल लाइन्स तो बहुत सारी होंगी ना, यूनिक स्पेक्ट्रल लाइन्स या फिर वेवलेंथ्स, है ना। अच्छा, अभी मैंने रब करते टाइम मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि मैंने आपको लाइमन बाल्मर पास्ट चेन, इसके अंदर तो मैंने आपको बता दी कि वो अल्ट्रावायलेट वो विजिबल रीजन के अंदर होगा, देन लो इंफ्रारेड, देन लो इंफ्रारेड, लेकिन मैंने आपको उसका नहीं बताया, लाइमन बाल्मर पास्ट चेन ब्रैकेट्स पी फंड, इनके बारे में नहीं बताया। तो इनके लिए भी आप लिख देना हाई आई आर, वो भी हाई आई आर, है ना, मतलब हाई आई आर मतलब हाई इंफ्रारेड रीजन, ठीक है, हाई इंटेंस इंफ्रारेड, तो आप लिख लेना, है ना। तो नंबर ऑफ यूनिक स्पेक्ट्रल लाइन्स, अब इसको समझते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन की वजह से समझते हैं कि भाई सपोज करो कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो n इक्वल्स टू 3 के अंदर है, तो मेरा वो अब जब स्टेबल है नहीं है, मतलब अनस्टेबल है, तो वो वापस क्या करेगा, डी एक्साइट करेगा, मतलब ग्राउंड स्टेट पे या फिर उससे लोअर एनर्जी पाने की कोशिश करेगा। तो वो कैसे आ सकता है, एक तो उसके पास पाथ है कि वो डायरेक्ट आ जाए, एक उसके पास पाथ है कि भाई वो पहले यहाँ से यहाँ आए फिर यहाँ से आए। तो आपके पास नंबर ऑफ यूनिक स्पेक्ट्रल लाइन्स मतलब कि आपके पास डिफरेंट लेमडास कितने आ सकते हैं, या फिर यानी कि आपके पास डिफरेंट कितनी एनर्जीज को आप पकड़ सकते हो। तो आपका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब 3, 1 2 3। अगर n इक्वल्स टू
3 से 2 पे आया तो भाई एक फोटोन निकलेगा, और फिर n = 2 से 1 में आएगा तो एक फोटोन निकलेगा, और अगर n = 3 से 1 में कूदा तो एक फोटोन निकल सकता है। तो कितने पॉसिबिलिटीज हो सकती है? तो भाई आपकी यहाँ पे होगी 3। अब वहीं पे बोलूँ 4 कि भाई मेरे पास 4 स्टेट्स है, 1 2 3 4, ठीक है। तो भाई इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे कूद सकता है? ऐसे, आपका ऐसे आ सकता है, एक आपका ऐसे आ सकता है, और एक आपका ऐसे आ सकता है। इसके अलावा कोई हो सकता है क्या? सोच लो, नहीं होगा, इतने ही होंगे। तो आप देखो यूनिक कौन कौन से, उसमें पे टिक करते चलते, 1 2 3 4। अच्छा ये तो आपके सेम हो गए, तो इसको काट देते हैं, सेम है ना, इसको यूनिक की बात हो रही है। आपका ये भी काउंट हो चुका है तो इसको भी काट दीजिए, और आपका ये भी काउंट हो चुका है तो इसको भी आप काट दीजिए। नहीं ये वाला काउंट नहीं हुआ है, आप एक बार देखो, है ना, ये वाला काउंट नहीं हुआ है तो ये वाला टिक रहेगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक का है। तो कितने निकले? 1 2 3 4 5 6, कितने निकले? 6। अगर कितनी स्टेट्स इन्वॉल्व है? 4, 1 2 3 4। कितनी स्टेट्स इन्वॉल्व है? 4, तो कितने आ रहे हैं? 6। वहीं पे बोलूँ n = 5 तो आपके भाई वो तो ज़्यादा हो जाएंगे, देखना उधर पे आपके लिए काउंट करना यार मुश्किल हो जाएगा। 1 2, लेकिन 5 के अंदर तो आप फिर भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर उससे ज़्यादा जाओगे 6 7 8 9 10 तो वहाँ पे आपके लिए कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होगा। देखो कैसे, आपका यहाँ से यहाँ हो सकता है, यहाँ से यहाँ हो सकता है, ऐसे हो सकता है, आपका ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, और कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पे रिस्क है भाई, आप सोच सकते हो यार कोई भी एक मिस्टेक गलत। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला बनाया। क्या फॉर्मूला था? n2 - n1 + 1/2। ये डायरेक्ट फार्मूला रखो, वैल्यूज निकालो, डायरेक्ट फार्मूला रखो, वैल्यूज निकालो। n2 क्या है यहाँ पे? किस स्टेट से कूद रहा है ना। जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि भाई 3rd एक्साइटेड स्टेट से वो ग्राउंड स्टेट के अंदर आ रहा है, तो ये भी बोल सकता है वो 7th एक्साइटेड स्टेट से 3rd एक्साइटेड स्टेट के अंदर आ रहा है। तो नंबर ऑफ यूनिक स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी आ सकती है, मतलब कितने डिफरेंट एनर्जीज मुझको देखने के लिए मिल सकती है। तो वहाँ पे आपके लिए ग्राउंड स्टेट वाला फॉर्मूला फेल हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे n1 लेके चल रहा हूँ। जरूरी नहीं है वो ट्रांजिशन आपको 1 तक कराए, है ना। क्वेश्चन तो आपको कैसे भी इमेजिन करा सकता है ना, एडवांस इसी चीज़ के लिए फेमस है। क्या कहेगा, एज्यूम कर लो ऐसा होता है तब क्वेश्चन सॉल्व करो। तो n2 - n1, n2 इज योर व्हाट, हायर एनर्जी स्टेट, n1 इज योर लोअर एनर्जी स्टेट, दैट कैन बी योर ग्राउंड स्टेट और दैट कैन बी योर एनी अदर स्टेट, है ना। तो n2 - n1 + 1/2, तो इधर से आप निकाल सकते हो इजीली। कितने निकलेंगे इसके लिए जल्दी से बता दो। 1 2 3 4 5, 5 - 1, 5 - 1 + 1/2 कितना आ जाएगा? 4 × 5/2 कितने आएंगे? 10 स्पेक्ट्रल लाइन्स। निकल गया भाई, उसके लिए भी निकाल के देख लो। 4 - 1 + 1 कितना निकलेगा? 3 × 4/2 कितना निकला भाई? 6। निकाल सकते हो इजीली, 6 ही आया था। इसके लिए भी आप निकाल लो, इजीली निकाल सकते हो, है ना। चलो जी, तो आपको समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं भाई, ये तो हमने पढ़ लिया क्या, एमिशन स्पेक्ट्रम। तो अब क्या पढ़ते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है जी, अब स्टार्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब तक क्या पढ़ा था हमने, एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो जी मैंने फिर से क्या उठा लिया, अपने गैस से भरा हुआ कंटेनर उठा लिया। ठीक है, उसके अंदर क्या है, गैसेस एटम्स है या गैसेस मॉलिक्यूल्स है। ठीक है जी, अब यहाँ से मैंने क्या करी, वाइट लाइट पास की, वाइट लाइट, और यहाँ पे मैंने फिर से प्रिज्म यूज़ किया, और यहाँ पे मेरी स्क्रीन। प्रिज्म की यूज़ कर रहा हूँ मैं डिस्पर्जन के लिए, ताकि मुझे अच्छे से दिखे, है ना, कौन सा स्पेक्ट्रम है कौन सा नहीं है। अब यहाँ से वाइट लाइट गई आपकी, और यहाँ पे मेरा स्पेक्ट्रम फैलने लगा। फैला देते हैं, और स्क्रीन के ऊपर मुझे ये पैटर्न विजिबल हुआ। तो यहाँ पे आपको याद है पुराने वाले जहाँ पे मैंने पढ़ा था एमिशन स्पेक्ट्रम, वहाँ पे क्या किया था मैंने, हीट किया था। क्या यहाँ पे मैं हीट कर रहा हूँ? नहीं,
यहाँ पे हीट नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं बाहर से वाइट लाइट यूज़ कर रहा हूँ। वहाँ पे क्या मैंने वाइट लाइट यूज़ की थी? नहीं, वहाँ पे सिर्फ मैंने हीट किया था, और हीट करने की वजह से जो मेरा इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था, जब वो वापस से डी एक्साइट हुआ तो उसने फोटोन रिलीज़ किया, और उन फोटोन्स को मैंने कहाँ पर देखा था? स्क्रीन के ऊपर देखा था। अब की बार मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? वाइट लाइट का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक बार समझते हैं यहाँ पर क्या हो रहा होगा। तो आपका क्या है, ये न्यूक्लियस, और जी आपका ग्राउंड स्टेट, देन योर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, देन योर सेकंड एक्साइटेड स्टेट, एंड सो ऑन, है ना। हम 2-3 से ही काम चला लेंगे। तो ये वाइट लाइट है, इसके अंदर कितने लैम्डा होते हैं? 4000 से 8000 एंगस्ट्रम। तो इसके ही करस्पॉन्डिंग एनर्जी भी होगी, और बाय अ चांस उसके बीच में एक ऐसी एनर्जी हो गई जो कि इन शेल्स के किसी भी डिफरेंस से मैच कर गई, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, फर्स्ट से फोर्थ, किसी से भी मैच कर गई। तो क्या इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को ले लेगा? हाँ जी भाई, डेफिनेटली ले लेगा। अगर वो लेगा तो भाई वो ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हो? मतलब कि उस वाली एनर्जी को इलेक्ट्रॉन खा जाएगा। तो यहाँ पर इतने सारे हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स एनर्जी खा रहे होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है भाई। तो अगर व्हाइट लाइट का वो वाला पार्ट जिसकी एनर्जी का डिफरेंस 10.2 होगा, अभी हमने पढ़ा है कि अगर हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन को मुझे जंप कराना है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर, तो एनर्जी का डिफरेंस या जो एनर्जी मुझे उसको देनी पड़ेगी वो कितनी देनी पड़ेगी? 10.2 eV, समझ रहे हो? तो अगर वो मिल गई तो भाई n=2 में, और अगर मुझे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन n=3 के अंदर पहुंचाना है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर, तो अप्रॉक्सीमेटली मुझे 12.1 eV इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। इवन आगे भी मुझे पहुंचाना है, तो वो सब डिफरेंसेस मैंने बताया आपको कैसे निकालने हैं। तो यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर वाइट लाइट के अंदर कुछ एनर्जीज गायब होंगी, डेफिनेटली गायब होंगी। तो स्क्रीन के ऊपर मुझे क्या परफेक्ट विबग्योर दिखेगा? विबग्योर भी नहीं दिखेगा, क्या नहीं दिखेगा? जरूरी है वाइट लाइट यूज़ करनी है, आप कोई से भी यूज़ कर सकते हो विबग्योर, इसलिए क्योंकि मुझे ऑब्जर्व करने में इजीली रहेगा, क्योंकि वो विजिबल रीजन के अंदर आता है ना। तो यहाँ पे जो आपकी स्क्रीन होगी, अगर उसको मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे मुझे सारे कलर्स मिल रहे होंगे, सारे एक्सेप्ट कहीं कहीं पे बस एक दो ब्लैक लाइंस होंगी। वो ब्लैक लाइंस क्यों? क्योंकि वो वाली एनर्जी कौन खा गया भाई? एटम खा गया, समझ रहे हो? किस चीज़ के लिए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी खाई और वो ऊपर चला गया। वो अलग बात है, वो वहाँ से वापस आ जाएगा, वहाँ से फिर से एनर्जी निकल जाएगी। लेकिन क्या यहाँ पे मुझे स्पेक्ट्रम के अंदर ये दिखेगी? तो इसी को उन्होंने क्या बताया था, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर क्या दिख रही थी? ये डिस्क्रीट था, कंटिन्यूस था क्या? नहीं, ये डिस्क्रीट था। यहाँ पे क्या क्या दिख रही है मुझे? कुछ ब्लैक लाइंस दिख रही है। और इसको किसने एक्सप्लेन किया था? हमारे बोर ने। ये किसका ड्रॉबैक था? रदरफोर्ड का। तो वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक देखते रहिए और पढ़ते रहिए और देखते रहिए स्टेप अप जी। थैंक यू।